morning students, welcome to the class. Today we will start with fourth chapter in your civics book, working of institution. This is marked as fifth chapter in your book, but as per our revised syllabus it is our fourth chapter. ठीक है, institutions अलग अलग जो हमारे हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं उनको हम स्टडी करेंगे. हाउ इज़ अ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन. कोई भी मेजर डिसीजन होता है हमारे देश से रिलेटेड, सरकार के कामकाज से रिलेटेड, वो किस तरीके से डिसीजन लिया जाता है वो हम समझेंगे. अ गवर्नमेंट ऑर्डर, सबसे पहले देखते हैं गवर्नमेंट ऑर्डर क्या होता है. On August 13, 1990, the Government of India issued an order. It was called an office memorandum. Like all government orders, it has a number and is known by that. देखो नीचे क्या है, आपको बुक में एक ऑर्डर दिया गया है, सरकारी आदेश है कोई. ठीक है, इसमें क्या होता है, एक ऑर्डर नंबर होता है, किस डेट पे भेजा गया है वो होता है, मेमोरेंडम लिखा होता है ऊपर. ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं किसी भी सरकारी आदेश पे, गवर्नमेंट ऑर्डर पे. ठीक है. इट वॉज क्वाइट शॉर्ट, बेयरली 1 पेज. ये बहुत छोटा है, सिंपली सिर्फ एक पेज का एक नोट जो है ऑर्डर है. इट लुक लाइक एनी ऑर्डिनरी सर्कुलर और नोटिस, जैसे कि जनरली नोटिस होते हैं. ठीक है, सर्कुलर होते हैं. सर्कुलर क्या होता है, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के पास जाता है. जैसे सपोज कि कोई छुट्टी का नोटिस है, छुट्टी नोटिस होता है जो एक जगह लग जाता है. ठीक है, उसको तो जैसे आपके नोटिस बोर्ड पे कोई नोटिस लग गया, अब मान लो कि किसी दिन छुट्टी है तो एक नोटिस लग गया नोटिस बोर्ड पे. ठीक है, तो आप जाओगे वहाँ पे पढ़ लोगे. ठीक है, सर्कुलर क्या होता है, अब सपोज कि पियन है, वो लेके आता है एक सर्कुलर, वो एक टीचर के पास जाता है, टीचर पढ़ती है, साइन करती है, फिर वो दूसरी टीचर के पास जाता है, उसके बाद फिर वो तीसरी, यानी कि सर्कुलर होता रहता है. ठीक है, घूमता रहता है, उसको हम सर्कुलर कहते हैं. ठीक है, उसको एक जगह पेस्ट नहीं किया जाता, उसको सर्कुलेट किया जाता है. क्लियर, डिफरेंस समझ में आ गया नोटिस और सर्कुलर में. बट दिस वन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिकेम अ सोर्स ऑफ कंट्रोवर्सी फॉर सेवरल ईयर्स. लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट जो गवर्नमेंट ऑर्डर था और काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी था. लेट अस सी हाउ द डिसीजन वॉज टेकन एंड व्हाट हैपेंड लेटर. अब हम देखेंगे कि डिसीजन किस तरीके से लिया गया और उसके बाद फिर क्या हुआ. दिस ऑर्डर अनाउंस्ड अ मेजर पॉलिसी डिसीजन. ये जो ऑर्डर था सरकार का, ये एक मेजर पॉलिसी डिसीजन था. It said that 27% of the vacancies in civil posts and services under the government of India are reserved for the social and economically backward classes, SEBC. यानी कि 27% सीटें किसके लिए आरक्षित कर दी गई नौकरियों में, सिविल पोस्ट और बाकी जो सरकारी नौकरियां थी उनमें उन लोगों के लिए रिजर्व कर दी गई 27% सीटें जो कि इकोनॉमिकली और सोशली वीकर थे, बैकवर्ड क्लास के थे. ठीक है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जो पिछड़ा हुआ वर्ग था उनके लिए 27% सीटें जो थी सरकारी नौकरियों की वो रिजर्व कर दी गई. ठीक है. SEBC is another name for all the people who belong to caste that are considered backward by the government. SEBC हम किस क्लास को बोलते हैं, उन क्लासेस को जो कि थोड़ी सी बैकवर्ड मानी जाती है. द बेनिफिट ऑफ जॉब रिजर्वेशन वॉज टिल देन अवेलेबल ओनली टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब. लेकिन इससे पहले, जब तक ये नोटिस नहीं आया था, उससे पहले ये जो बेनिफिट था वो किस किस को दिया जाता था, सिर्फ SC और ST यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब को भी दिया जाता था. अब ये जो है OBC को भी दिया जाने लगा, यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी देने के लिए ये नोटिस आया था. नाउ अ न्यू थर्ड कैटेगरी कॉल्ड SEBC वॉज इंट्रोड्यूस. अब क्या हुआ, SC ST तो पहले ही ले रही थी रिजर्वेशन, अब एक थर्ड क्लास और आ गई SEBC यानी कि सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास भी इंट्रोड्यूस होगी. ओनली पर्सन हु बिलोंग टू बैकवर्ड कास्ट आर एलिजिबल फॉर दिस कोटा ऑफ 27% जॉब्स. अब क्या था, 27% लोग सिर्फ जो OBC से बिलोंग करते हैं यानी कि बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये आरक्षित हो गया. अदर्स कुड नॉट कम्पीट फॉर दिस जॉब, यानी कि इन 27% जॉब के लिए जो सीटें आरक्षित हो गई. अब मान लो 100 सीटें, 100 वैकेंसी निकली है, उनमें से 27 सीटें तो इनके लिए रिजर्व होगी, यानी कि इन 27 के लिए तो जनरल कैटेगरी के लोग कम्पीट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो बची कितनी, जो बाकी 100 में से जो बची उनके लिए जनरल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं. ये रूल हो गया. द डिसीजन मेकर्स हु डिसाइड टू इशू दिस मेमोरेंडम. अब हमें देखना है कि ये मेमोरेंडम किसने इशू किया होगा, कौन डिसाइड करता है कि ऐसा ऑर्डर हमें लेके आना है. क्लियरली सच अ बिग डिसीजन कुड नॉट हैव टेकन बाय द पर्सन हु साइंड दैट डॉक्यूमेंट. ये बात तो साफ है, जरूरी नहीं है, मतलब जिसने उस डॉक्यूमेंट पे साइन किया है सिर्फ वो अकेला बंदा तो उसको नहीं लेके आया होगा. ठीक है, अगर मान लो प्राइम मिनिस्टर के सिग्नेचर है, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर है, या किसी बड़े ऑफिसर के सिग्नेचर है, अकेले उस बंदे ने तो, उस पर्सन ने तो वो डिसीजन नहीं लिया होगा, और भी लोग इन्वॉल्व रहे होंगे डिसीजन में. ठीक है.
द ऑफिसर वॉज मेयरली इम्प्लीमेंटिंग द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन, मतलब जो इस डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं, यानी कि मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन, इसने आदेश दिया, उस पर्सन ने फिर मेमोरेंडम इशू करा, नीचे अपने साइन कर दी, लेकिन डिसीजन तो किसी और ने लिया है। We can guess that such a major decision would have involved other major functionaries in our country. You have already read in the previous class about some of them. Let us go over some of the main points that you covered then. President, देखो क्या होता है president? Head of the country होता है, हमारे देश के सबसे बड़े टॉप पे जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं किसी देश के? हमारे देश में प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट बोलते हैं। एंड इज द हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन द कंट्री, हमारे देश की सबसे हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी माना जाता है किनको? प्रेसिडेंट को, यानी कि राष्ट्रपति को। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। देखो यहाँ पे दो चीजें आई हैं, एक बोला हमने हेड ऑफ द स्टेट, स्टेट का मतलब यहाँ पे राज्य नहीं है, स्टेट का मतलब है इंडिया, ठीक। हेड ऑफ द स्टेट, देश का हेड कौन है? प्रेसिडेंट। हमने अगली लाइन में बोल दिया प्राइम मिनिस्टर क्या है? इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर क्या होता है? सरकार का हेड होता है। देश का हेड कौन है? प्रेसिडेंट। क्लियर है? सरकारें बदलती रहती हैं, हर 4-5 साल बाद सरकार तो बदल जाएगी, लेकिन देश का हेड कौन रहेगा? प्रेसिडेंट ही रहेगा। हालांकि प्रेसिडेंट भी 5 ईयर्स के लिए ही होते हैं, लेकिन सरकार से उनका रोल अलग होता है। सरकार को जो चला रहा है उसका हेड जो होगा वो होगा प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, लेकिन देश का हेड कौन होगा ये आपको याद रखना है, दैट इज president. And actually exercises all governmental powers. He takes most of the decision in the cabinet meetings. Cabinet meeting क्या होता है? जो अलग अलग मंत्रालयों की जो मीटिंग होती है उसको हेड करता है प्राइम मिनिस्टर, और जो मेजर डिसीजन होते हैं सरकार के कामकाज से रिलेटेड उनको कौन लेता है? प्राइम मिनिस्टर लेता है। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेज। अब आपको पता है पार्लियामेंट में 2 हाउसेज होते हैं, कौन कौन से? ठीक है, अपर हाउस, लोअर हाउस, जिनको हम राज्यसभा लोकसभा भी कहते हैं। द प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव द सपोर्ट ऑफ अ मेजोरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर्स। अब प्राइम मिनिस्टर के पास जो है लोकसभा के ज़्यादातर मेंबर्स का मेजोरिटी होनी चाहिए, तभी तो सरकार बनाई होगी ना। जब ज़्यादा मेंबर होंगे किसी पार्टी के, वो जीते होंगे, जैसे मान लो बीजेपी की गवर्नमेंट है तो बीजेपी के ज़्यादा मेंबर होंगे ना लोकसभा में, तभी तो वो मिलकर मेजोरिटी में आके सरकार बना रहे हैं, ठीक है। So were all these people involved in the decision regarding the office of memorandum? Let us find out. तो ये सब जो लोग थे लोकसभा में, जो लोग बैठे हैं, यानी कि सरकार जो है, उन सब लोगों ने मिलकर डिसीजन लिया होगा, और उसके बाद ये 27% सीटें जो है आरक्षित की होंगी, रिजर्व करी होंगी, ठीक है। क्लियर है? बेसिकली ये चीज़ आपको क्लियर है कि किस तरीके से कौन करता है ये डिसीजन मेकिंग। इसके बाद इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं हम उन पे आ जाते हैं। पार्लियामेंट पे आ जाओ, 83 पेज पे पार्लियामेंट की वर्किंग देखते हैं। In the example of the office of memorandum, do you remember the role of parliament? Perhaps not. Since this decision was not taken by the parliament, you might think that the parliament had no role in it. But let us go back to the story and see whether parliament figures in it. Let us recall the points made earlier by completing the following sentences. The report of the Mandal Commission was discussed. देखो क्या हुआ होगा, पहले एक मंडल रिपोर्ट आई, उसको मंडल रिपोर्ट का मतलब होता है कि एक जो है पूरे देश में सर्वे किया गया होगा, देखा गया होगा कि हाँ ये बैकवर्ड क्लास है, इनको रोजगार के कम अवसर है, ठीक है, उनके बारे में पता लगाया होगा कितने % लोग जो है इस सेक्शन में आते हैं। पूरी एक रिपोर्ट तैयार करी गई होगी पूरे देश की, ठीक है। फिर उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में जो है पेश किया गया होगा, पार्लियामेंट में उस पर डिस्कशन हुआ होगा, और फिर फाइनली उस पर जाके डिसीजन लिया गया होगा, ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेंशन दिस इन द प्राइम मिनिस्टर मेड आ, ये सारे जो है ब्लैंक्स छोड़े गए हैं, यही दिखा रहे हैं आपको कि यहाँ पे पार्लियामेंट का रोल था। ये देख लो पहले, वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों होती है। इन ऑल डेमोक्रेसीज एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एक्सरसाइजेज सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। देखो जो लोग चुने गए होते हैं, जिनको हम वोट देते हैं, ठीक है, वोट देते हैं, जो जिसको सबसे ज़्यादा वोट देते हैं मिलती है, वो पार्टी सरकार बनाती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, वो लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है कि हमें लोगों ने चुना है, ठीक है, और हम लोगों के बेसिस पे, मतलब हम जो है लोगों के लिए डिसीजन लेंगे, ठीक है। हमें पता है कि हमने इस गवर्नमेंट को चुना है, इस पार्टी को चुना है, तो हमारे लिए डिसीजन ये पार्टी लेगी, सरकार बनाएगी और हमारे लिए डिसीजन लेगी, ठीक है। एट द स्टेट लेवल दिस इज कॉल्ड लेजिस्लेचर। देखो
पार्लियामेंट होती है सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे लेजिस्लेचर होती है, ठीक है, विधानसभा। लोकसभा सेंट्रल लेवल पे, विधानसभा स्टेट लेवल पे, ठीक है, लेजिस्लेचर और लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। द नेम में वेरी इन डिफरेंट कंट्रीज बट सच एन असेंबली एग्जिस्ट इन एवरी डेमोक्रेसी। इनके नाम अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि हम देखें, अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस में क्या नाम बोलते हैं, हम कांग्रेस बोलते हैं पार्लियामेंट को, ठीक है। तो हर एक कंट्री में अलग अलग नाम तो हो सकते हैं इनके, लेकिन बेसिकली पार्लियामेंट एग्जिस्ट जरूर करती है। जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री होगी वहाँ पे पार्लियामेंट होगी ही होगी, नाम उसका भले ही अलग हो सकता है, लेकिन डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट होगी ही होगी, ठीक है। इट एक्सरसाइज पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल इन मेनी वेज। क्या क्या काम करती है? पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज इन द कंट्री। जो भी कानून देश में बनाए जाते हैं, अब जैसे कृषि बिल आया है, किसने पास किया होगा? पार्लियामेंट ने, ठीक है। तो देश के लिए कानून बनाने का काम कौन करता है? पार्लियामेंट करती है। दिस टास्क ऑफ लॉ मेकिंग और लेजिस्लेशन इज सो क्रूशियल दैट दीज असेंबलीज आर कॉल्ड लेजिस्लेचर। Parliament all over the world can make new laws, change existing laws or abolish existing laws and make new ones in their place। देखो पार्लियामेंट का काम क्या होता है? नए कानूनों को बनाना। अगर वो चाहती है तो पुराने कानूनों को रद्द कर सकती है, ठीक है। अगर वो चाहती है तो पुराने कानूनों में कोई संशोधन यानी कि अमेंडमेंट कर सकती है। जैसे समय के साथ साथ होता है कि कुछ हमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है। जैसे रोड एंड सेफ्टी एक एक्ट आया था अभी पीछे, ठीक है। तो हमने क्या करा था, पहले जो आपका फाइन होता था, अगर आपने जो है आप व्हीकल से जा रहे हो, आपने हेलमेट नहीं लगाया है या आपने जो है ड्राइविंग के रूल्स फॉलो नहीं करो, उसके लिए चेंज हो गया था कानून, फाइन ज़्यादा लगने लगा था, ठीक है। तो हमने क्या करा था, कानून को अमेंड कर दिया था, यानी कि उसमें कुछ संशोधन किया था, क्योंकि वो जो फाइन लिए जा रहे थे वो उस समय के लगाए जा रहे थे जब वो कानून बनाया गया था। तो उस समय के जो फाइन थे वो बहुत ही कम थे, तो लोगों के अंदर डर भय भी नहीं था, ठीक है। सोचते थे चलो इतनी सी पर्ची कटेगी, हम दे देंगे। अब जब फाइन ज़्यादा हुआ तो लोगों को पता है घर से चलने से पहले कि हमारे ऊपर ज़्यादा फाइन लगेगा, तो हम हेलमेट पे लगा के जाए, ठीक। जो भी रोड सेफ्टी के मेजर्स हैं हम उन सबको फॉलो करें, ठीक है। तो पार्लियामेंट के पास ये अधिकार होता है कि वो अपने सभी कानूनों को चेंज भी कर सकती है, उनमें अमेंडमेंट भी कर सकती है, नए कानून भी बना सकती है, पुरानों को ख़त्म भी कर सकती है, एबोलिश भी कर सकती है। पार्लियामेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर दोज हु रन द गवर्नमेंट। इसके अलावा सरकार जो लोग चला रहे हैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ कंट्रोल करती है। कौन? पार्लियामेंट। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट में अपोजिशन के भी लोग होते हैं, जो लोग चुन के नहीं आए गए। देखो अगर मान लो 4 पार्टी खड़ी थी इलेक्शन के लिए, उसमें से एक को सबसे ज़्यादा वोट मिले, दूसरे को सेकंड नंबर पे वोट मिले, ठीक है। तो जो सेकंड नंबर पे जिसको हाईएस्ट वोट मिले वो अपोजिशन में जाती है, क्योंकि सरकार तो वो बनेगी जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले, ठीक है। जिसको सेकंड हाईएस्ट वोट मिले वो क्या बनेगी? अपोजिशन पार्टी। जैसे कि अभी कौन है? कांग्रेस है, ठीक है। तो देखो जब पार्लियामेंट होती है उसमें सभी पार्टीज होती हैं, जो जीत के आए हैं एमपीज वो सारे बैठे हैं। अब जरूरी तो नहीं वो सारे बीजेपी के ही, जो जीत के आए अलग अलग पार्टीज के वो भी तो हैं। तो पार्लियामेंट ये सारे लोग मिलके पार्लियामेंट चलाते हैं और सरकार के कामकाज पे नज़र रखते हैं और एक कंट्रोल करते हैं सरकार के कामकाज को, ठीक है। तो सरकार ऐसा नहीं है कि फ्री है, जो मन चाहे वो कर सकती है, उसको पार्लियामेंट की मंजूरी लेनी पड़ती है, ठीक है, कोई भी एक्शन लेने से पहले। पार्लियामेंट कंट्रोल्स ऑल द मनी दैट गवर्नमेंट्स हैव। पार्लियामेंट कंट्रोल करती है वो सारे पैसे को जो भी सरकार के पास होता है। सरकार कहाँ पैसा खर्च कर रही है सारा हिसाब रखा जाता है पार्लियामेंट में, ठीक है। किसी काम के लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए कितना पैसा इशू करना है सरकार को, वो भी डिसाइड करती है पार्लियामेंट, ठीक है। डिस्कशन होता है, ठीक है, कोई प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं तो कितने पैसे की ज़रूरत होगी, कितना उसको सैंक्शन करना है, ये सारे डिसीजन पार्लियामेंट लेती है। पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट फोरम ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट ऑन पब्लिक इश्यूज एंड नेशनल पॉलिसी इन एनी कंट्री। पार्लियामेंट क्या होती है? सबसे बड़ी फोरम होती है जहाँ पे देश हित से रिलेटेड सारे डिबेट्स, डिस्कशंस को किया जाता है। आपने देखा होगा संसद में बहस होती है ना। बहस किस चीज़ के लिए हो रही होती है? कोई डिसीजन लेना होता है, कुछ लोग पक्ष में बोलते हैं, कुछ विपक्ष में बोलते हैं, ठीक। और फिर फाइनली ये कंक्लूजन पे पहुंचा जाता है, ठीक है, कि हमें ये डिसीजन लेना है या हमें ये डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है। इन सारे सब चीज़ों का जो है। अब इसके बाद आता है देखो 2 हाउसेज पार्लियामेंट के 2 हाउसेज होते हैं, अभी हमने देखा लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा क्या होती है? लोकसभा वो होती है जहाँ पे डायरेक्ट चुने हुए जो लोग होते हैं, जिनको डायरेक्टली हम वोट करते हैं। लोकसभा के इलेक्शंस डायरेक्ट होते हैं ना, हम वोट देते हैं, एमपी चुन के जाते हैं, लोकसभा में काम करते हैं। राज्यसभा क्या होती है? राज्यसभा के इलेक्शंस इनडायरेक्टली होते हैं, ठीक है। हम वोट डालने नहीं जाते, ठीक है, बल्कि कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं लोकसभा के,
वो लोग वोटिंग के थ्रू जो है इंटरनली ही इनको इलेक्ट करते हैं, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है किसका, राज्यसभा का। ठीक है, तो ये 2 हाउसेस होते हैं हमारे पार्लियामेंट के। तो चलो यहीं तक आप पढ़ के आना, फिर इसके आगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर।